प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट 13 है। आप सभी प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा से संबंधित बनाए गए वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट प्रयोगशाला परिचारक पर जाकर देख सकते हैं। वहां आपको प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित जितने वीडियो बनाए गए हैं वे सभी मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, जिसे विभिन्न एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस का हम रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभासीय बल है? दिए गए ऑप्शन है अभिकेंद्र बल, अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्री बल, प्रबल नाभिकीय बल। इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल एक आभासीय बल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल आभासी बल है। अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे, अर्थात कहा जा रहा है यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वतः मान क्या होगा? यदि पृथ्वी रोटेशन करना बंद कर दे तो इसके सतह पर, इस ऊपरी सतह पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वह क्या हो जाएगा, पूछ रहा है। दिए गए ऑप्शंस की बात करते हैं। सर्वत्र वही रहेगा, कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ अन्य स्थानों पर वही रहेगा, सर्वत्र बढ़ जाएगा, सर्वत्र घट जाएगा। क्या होगा यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे? यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान स्वतः सर्वत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? एक सड़क पर चलते हुए बैलगाड़ी के पहिए की जो गति है वो किसका उदाहरण है, पूछा गया है। यदि इसे एक बैलगाड़ी का पहिया माने और इसे एक सड़क माने तो ये बैलगाड़ी का पहिया की जो गति हो रही है वह किसका उदाहरण है, पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है दोलनी और घूर्णी गति का, दोलनी और स्थानांतरीय गति का, स्थानांतरीय और घूर्णी गति दोनों का, केवल स्थानांतरीय गति का। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्थानांतरीय और घूर्णी गति दोनों का उदाहरण है। ठीक है, ये जो बैलगाड़ी का पहिया जो गति कर रहा है वह स्थानांतरीय और घूर्णी दोनों प्रकार की गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग किसके बराबर है? कोणीय संवेग, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय वेग है, द्रव्यमान गुणित कोणीय वेग है, रैखिक वेग गुणित कोणीय वेग है और द्रव्यमान गुणित रैखिक वेग है। ठीक है, इस प्रकार इसके ऑप्शन हैं। तो कोणीय संवेग जो है वो किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय वेग के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ कोणीय संवेग क्या होता है? जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय वेग के बराबर होता है। ठीक, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है वेगमापी। वेगमापी जो है, ट्रैकोमीटर जो है, का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, पूछा गया है। ट्रैकोमीटर का प्रयोग घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो घूमने वाली गति होती है, वृत्तीय गति होती है, उसको मापने के लिए वेगमापी ट्रैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये नाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखना। ट्रैकोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? घूर्णन गति, वृत्तीय गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस के वृत्त के समानांतर घूम रहा है। कोई कण है वह एक समान वृत्तीय गति के एक समान चाल
एक समान वृत्तीय गति के एक समान चाल v से रेडियस के वृत्त के समानांतर घूम रहा है। ये जो वृत्त है, ठीक है, केंद्र से जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसके समानांतर क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है। तब उस कण का त्वरण है, तब उस कण का त्वरण क्या होगा पूछा गया है। अगर हम इसे वृत्त का केंद्र माने और इसे रेडियस माने तो यह अपने रेडियस में समानांतर घूम रहा है, ठीक है, एक कण। तब उस कंडीशन में उस कण का त्वरण क्या है पूछा गया है हमसे। दिए गए ऑप्शन है 0 होगा, v/r होगा, या v/r² होगा, या v²/r होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, v²/r। ये इसका आंसर होगा। इसका त्वरण क्या होगा? v²/r। किसी कण की जो वृत्त के रेडियस के समानांतर चक्कर लगा रहा है उसका त्वरण v²/r होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, m द्रव्यमान की वस्तु एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक है। m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, वो एक समान वेग से वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक है। वस्तु की गति के दौरान नियत रहता है, तब उस वस्तु की गति के दौरान क्या नियत रहता है? त्वरण नियत रहता है, वेग नियत रहता है, संवेग नियत रहता है, या गतिज ऊर्जा नियत रहती है? इसका आंसर है उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रहा होता है तब वस्तु की गतिज ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है, उसकी गति के दौरान। अगला प्रश्न है, जब कार एक मोड़ लेती है, जब कार एक क्या लेती है? एक मोड़ लेती है कार, तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, ठीक है। हमने इस पर बात की थी पिछले वीडियो में। जब किसी कार में 4 पहिया होता है, ठीक है, जब कोई कार वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? गुजरता है, तब केंद्र में वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर, ठीक है, एक बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। यह इस कार पर क्या करता है? लगता है, ठीक है, यह इस कार पर क्या करता है? लगता है। तो कार केंद्र की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। लेकिन यह यात्री कार में विरामावस्था में बैठा होता है, ठीक है, तब यह यात्री विराम के जड़त्व के कारण बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर क्या करता है? धक्का अनुभव करता है, ठीक है। आते हैं प्रश्न पर। हमसे क्या पूछा गया था? जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह बल केंद्राभिमुखी बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केंद्र की ओर, ठीक है, कार को अगर खींचा जा रहा है तब वो क्या होगा? केंद्राभिमुखी बल होगा, ठीक है। लेकिन जब कार बाहर की ओर धक्का अनुभव करे तो वह अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अनुभव करेगा, ठीक है। कार बाहर की ओर खिसक रहा है तब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और जब कार अंदर की ओर क्या करेगा? खिसकेगा, तब वह केंद्राभिमुखी बल या सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, ठीक है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा। यदि प्रश्न कार के अंदर बैठे व्यक्ति के लिए है तो कार पर जो बल लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और व्यक्ति बाहर की ओर क्या हो जाएगा? धक्का अनुभव करेगा, ठीक है। लेकिन जब कार पर क्या बल लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तब कार कहाँ जाएगा? बाहर की ओर धक्का अनुभव करेगा। लेकिन कार के अंदर जो बैठा व्यक्ति है वह अंदर की ओर धक्का अनुभव करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति, ठीक है, विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में होगा। यदि अपकेंद्र बल कार को बाहर की ओर धक्का करेगा तो कार में बैठा व्यक्ति केंद्र की ओर धक्का अनुभव महसूस करेगा। लेकिन जब अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कार को अंदर की ओर धक्का करेगा तब कार के अंदर बैठा व्यक्ति बाहर की ओर धक्का अनुभव करेगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपका आंसर क्या होगा? जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? जब मोड़ ले रहा है और
हमें बाहर की ओर धक्का देती है, बोल रहा है मतलब कार में जो व्यक्ति बैठा है वो बाहर की ओर धक्का अनुभव करता है, तब वह कौन सा बल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? अगर हम बात करें लट्टू को घुमाने की, तब लट्टू किस प्रकार घूमता है? इस तरह से एक सर्कल में घूमता है। ठीक है, घूर्णी गति करता है लट्टू। इसका उदाहरण पूछा है। केंद्राभिमुखी बल सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल, किसका उदाहरण है लट्टू का घूमना? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है लट्टू का घूमना। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? पूछा गया है। यदि आप मेला वगैरह में गए हैं तो वहां पर रोलर कोस्टर देखा ही होगा, तो इसका आंसर एकदम सरल है, रोलर कोस्टर पर सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के चारों ओर, कोई वस्तु है वह वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में कितना टाइम लेता है? टी टाइम का समय लेता है, तो वेग निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो वेग इनमें से किसके द्वारा दिया जाएगा, पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? यदि आपको वेग का फार्मूला डायरेक्ट पड़ता है तो आप इसको 1 सेकेंड में बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वेग का फार्मूला पता नहीं है वृत्तीय गति के लिए, तो इसे आपको निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। वेग का फार्मूला वृत्तीय गति के लिए होता है 2πr/t। ठीक है, ये होता है वेग का फार्मूला वृत्तीय गति के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, वेग का फार्मूला होता है v = d/t। d क्या है? विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन है। विस्थापन कितना हो रहा है? एक वृत्त के लिए विस्थापन की बात करें तो यह होता है 2πr। ठीक है, और हमें वेग निकालना है तो उसके समय को बटे में लिख देते हैं। ठीक है, तो दरअसल ये वेग के सामान्य फार्मूले से ही निकला है, लेकिन ये वृत्त के लिए है, इसलिए यहाँ पर ऊपर में हमें 2πr लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद समय को नीचे बटे में लिखकर वेग का फार्मूला बना लेंगे। इस तरह इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 2πr/t। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय वेग क्या करती है? उत्पन्न करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? एक समान वृत्तीय वेग की बात की जा रही है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? द्रव्यमान, संवेग, गति, दिशा, क्या परिवर्तित होता है? इसकी क्या परिवर्तित होती है? दिशा परिवर्तित होती है। ऑप्शन डी। क्या परिवर्तित होगा? दिशा परिवर्तित होगा, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है, एक वस्तु है उसे वृत्ताकार पथ पर क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है, तो उस पर किया गया कार्य होगा। तो उस पर किया गया कार्य पूछा है। वृत्तीय गति के लिए किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये शून्य क्यों होता है? क्योंकि यदि हम इसे एक वस्तु माने, ठीक है, और इसे हम घुमा कर लाएं, ठीक है, घुमाना स्टार्ट करें, तो वृत्तीय पथ होने के कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। और कार्य का एक सिद्धांत है, जब तक उस पर बल लगाने पर वह वस्तु विस्थापित नहीं होता, ठीक है, एक परिणाम में परिणित नहीं होता, तब तक वह कार्य शून्य होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में समझो इसे। यदि हम एक दीवार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कार्य कर इसे गिराने का प्रयास कर रहे हैं इस दीवार को, यह दीवार जब तक नहीं गिर जाता तब तक कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, इसी तरह वृत्तीय गति में होता है। वृत्तीय गति में जब हम किसी पर कार्य करते हैं तो वह घूम कर, ठीक है, पुनः स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वही स्थिति को प्राप्त कर लेता है, इसलिए वहां पर किया गया कार्य, वृत्तीय गति पर किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है।
तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है केंद्र की ओर बल लगने वाला बल? इस पर हमने बहुत बार चर्चा की है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दें। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? एक बिंदु जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार क्या करता है? कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? पूछा गया है हमसे। इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है, एक वस्तु है जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, वह गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है या केंद्र कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है? कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि क्या है? पूछा गया है। लंबाई, समय, रेडियन, कोण। कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कोण। कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि उसका कोण ही होगा ना, एंगल ही होगा ना। ठीक है, एंगल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक साइकिल चालक है, वह 15 मील प्रति आवर की चाल से वृत्तीय मार्ग पर मुड़ता है। क्या करता है? मुड़ता है। यदि वह अपनी चाल कितना कर ले? 2 गुना कर ले तो उसके फिसलने की संभावना होगी। यदि एक साइकिल चालक है, वह 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वृत्तीय मार्ग पर क्या करता है? मुड़ता है। यदि वह अपनी चाल को, वेग को क्या कर ले? 2 गुना कर ले, तब उसके फिसलने की संभावना कितनी होगी? पूछा गया है। 2 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगी इसकी फिसलने की संभावना साइकिल सवार की? ये 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर वह मोड़ पर अपनी स्पीड को 2 गुना कर लेता है तो उसके फिसलने की संभावना 4 गुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी उसके वेग से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकेंद्र त्वरण है। अभिकेंद्र त्वरण क्या है? अभिकेंद्र त्वरण पर हमने बहुत बार चर्चा की है। चलिए देखते हैं। एक नियत सदिश है, एक नियत अदिश है, एक परिवर्तित परिणाम का सदिश है, एक नियत सदिश नहीं है। अभिकेंद्र त्वरण क्या है? इसमें ऑप्शन नए दिए हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गया है। वास्तव में अभिकेंद्र त्वरण क्या है? एक नियत सदिश नहीं है। ठीक है, एक नियत सदिश नहीं है अभिकेंद्र त्वरण। नियत नहीं होता, नियत नहीं होता मतलब निश्चित नहीं होता। अभिकेंद्र त्वरण का मान कहीं पर अधिक, कहीं पर कम, इस तरह परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न में से इसे है कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है इसे बताना है। कर्ण की चाल सदैव नियत रहती है। वृत्तीय गति में कर्ण की चाल सदैव नियत रहती है, ये सही है। त्वरण सदैव केंद्र की ओर निर्दिष्ट रहता है, ये भी सही है। कोणीय चाल सदैव नियत रहती है, ये भी सही है। वेग सदैव नियत रहती है, ये गलत है। वेग सदैव नियत रहती है, ये गलत है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं है इसे चुनना था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है? m है, एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है। क्षैतिज तल कहने का मतलब है ये वाला तल। ठीक है, ये वाला तल, ये तो वर्टिकली हो जाएगा। क्षैतिज तल में गतिमान है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति से, तब संरक्षित राशि होगी, तब जो संरक्षित राशि होगी, शेप्ड यूनिट होगी, वह क्या होगा? ठीक है, रेखीय वेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या कोणीय त्वरण। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है
कोणीय संवेग क्या होगा? संरक्षित होगा। ठीक है, जब कोई कण m द्रव्यमान का एक समानुवृत्तीय गति से क्षैतिज तल में गतिमान होगा तब उसका कोणीय संवेग क्या होगा? संरक्षित होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।